So hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So guys, in today's session we are continuing our last discussion जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल का स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 1 दैट द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, हमें पता है कि हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम चॉल्से जॉन जो हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें मैंने उसका जो इंट्रो सेक्शन है वो डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं जनरली सेक्शन 1.1 वो स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा तो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन है, लेकिन हाँ हम इसमें काफी हद तक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। कि अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मतलब एक मेजर क्वेश्चन कि व्हाई सम कंट्रीज आर रिच एंड व्हाई सम आर पुअर। ये हमारा एक मेजर क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें पूरे चैप्टर में देना है। अब एक क्वेश्चन इसमें एक और ऐड होता है कि व्हाई सम कंट्री ग्रो फास्टर देन अदर कंट्री। भाई आप एक बार बताओ, हम हमें पता है कि मतलब दो ऐसी कंट्रीज होती हैं, मतलब दो कंट्रीज हैं जो एक ही टाइम में आजाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है, या आज से 50 साल पहले कंट्री कैसी थी, दूसरी कैसी थी। ठीक है, आज अगर आप देखते हो तो जो 50 साल पहले बहुत बेकार कंट्री थी वो आज बहुत अच्छी डेवलप्ड एडवांस कंट्री है। जैसे आप कहते हो सिंगापुर है, हांगकांग है, जापान है। ये कंट्रीज 100 साल पहले उतनी डेवलप नहीं थी, ये एडवांस नहीं थी। या आप गल्फ कंट्रीज की बात कर सकते हो, ये भी उतनी एडवांस या उतनी डेवलप नहीं थी। बट आज ये बहुत हाई फाई डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप दुबई की पुरानी फोटोज देखोगे, इवन 50 साल पुरानी और अब में, तो आप देखोगे सर अब में तो जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे इंडिया की अगर पुरानी फोटोज देखोगे और आप देखोगे, इवन हमारी इंडिया की 1000 साल पुरानी फोटो देखो तो आपको दिखेगा कि क्या टेक्नोलॉजी लगा रखी है, क्या एडवांसमेंट थी हमारी इंडिया में, आज हमें नहीं दिखती है। मतलब जो ग्रोथ है। तो द मेन क्वेश्चन इज दैट के व्हाई सम कंट्री ग्रो फास्टर एंड व्हाई सम कंट्री ग्रो स्लोअर। ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ इतना नहीं होगा कि हमें कंट्री की रिच एंड पुअरनेस की बात करनी है। हमें कंट्रीज की कह सकते हो एक एक कैटेगराइजेशन करनी है कि कुछ कंट्रीज अमीर हैं, कुछ कंट्रीज गरीब हैं, कुछ कंट्रीज बहुत अमीर हैं, कुछ कंट्रीज बहुत गरीब हैं, कुछ कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, कुछ कंट्रीज हल्के ग्रो कर रही हैं, कुछ कंट्रीज अच्छा कन्वर्ज करती हैं। कन्वर्ज कहते हैं ना, कंडीशनल कन्वर्जेंस। शायद सुना होगा आपने कि जैसे आप मान लो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने कोई आइडियल है कि हाँ यार मुझे इस जैसा बनना है एक दिन, और आप उस और आप कभी ना कभी उस जैसे बन भी जाते हो। लेकिन मैटर ये करता है कि कितना समय तुम्हें लग रहा है उस जैसा बनने में, और जब आप उस जैसे बन गए हो तो फिर वो कहाँ पे है। क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ तो है नहीं। यहाँ हाँ सर एक वो फिर डाउनफॉल पे हो जाएगा, उसकी एज गिरने लग जाएगी, वो तो मतलब हल्का हो जाएगा, नहीं। भाई ये तो एक कंट्री वाली बात कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम अगर आप ग्रो करो तो वो भी ग्रो कर रही है। ये कुछ चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा, दैट आई एम जनरली डिस्कसिंग अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं तीन क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करूंगा। ठीक है, एक तो वही रिच एंड पुअर। ठीक है, दूसरा रैपिड एंड लोअर ग्रोथ एंड डिफरेंट ग्रोथ रेट्स अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे ग्रोथ रेट्स में। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि ग्रोथ रेट इज इज नॉट इंडिपेंडेंट बाय द सेविंग्स रेट, वो सेविंग रेट का भी फंक्शन होता है। बट आजकल की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका सेविंग्स रेट बहुत ज्यादा नहीं है, उनका सेविंग रेट बहुत कम है या थोड़ा है। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका सेविंग्स रेट ज्यादा है। मान लीजिए कि आदमी है, वो खर्च नहीं करता, कंजूस है, वो पैसा जमा के रख रहा है, पैसा सेव कर रहा है अकाउंट में, तिजोरियों में, तो वो खर्च नहीं कर रहा है, तो वो दिखने में तो गरीब ही लग रहा है ना, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में। ठीक है, और लेकिन टेक्निकली उसके पास बहुत सारा पैसा है और एक ना एक दिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसका पैसा दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करेगी, दूसरी जनरेशन। तो मुझे बताओ कि ग्रोथ रेट किसी भी पर्सन का भी अगर बात करते हो तो उसकी सेविंग पे डिपेंड करता है,
लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सेविंग करोगे, तो आपकी इकोनॉमी भी डाउनफॉल पे जाएगी। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। एक ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बहुत डिटेल में रखिएगा, ठीक है? एक टेबल इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें ना इन्होंने अपने आंसर्स कुछ फैक्ट्स में डिस्कस करें। हम अपने पूरे चैप्टर 1 में 5 फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट मतलब एक स्टेटमेंट है, और अब उस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या वो स्टेटमेंट सही है? क्या वो मिसलीड कर रही है? ठीक है? तो यहाँ पे फैक्ट नंबर 1 है, और ये फैक्ट नंबर 1 एक्चुअली एक टेबल है, वो मैं जब आपको नोट्स दूँगा, तो उस टेबल के थ्रू आप उनको स्टडी करोगे। पता है क्या है फैक्ट नंबर 1? वो ये कहता है कि वर्ल्ड की, मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, एक है रिचेस्ट कंट्री और एक है पुअरेस्ट कंट्री। तो जो रिचेस्ट कंट्री है, उसमें आप किसी भी पर्सन की एवरेज इनकम का अगर 5% इनकम की बात करते हो, मान लो अमेरिका है। अमेरिका में एक एवरेज पर्सन की इनकम 1 करोड़ पे है, अगर यूपी में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? और उसके अलावा एक दूसरी कंट्री है, कंट्री वाई, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंट्री का, वो कंट्री वाई है। वो कंट्री पुअरेस्ट कंट्री है, गरीब, बहुत गरीब कंट्री है। वहाँ की जो एवरेज इनकम है ना, तो वो 1 करोड़ का 5% है। 1 करोड़ का 5% मतलब 5 लाख रुपए। तो रिचेस्ट कंट्री की एवरेज इनकम अगर 1 करोड़ है, तो पुअरेस्ट कंट्री की, या पुअरेस्ट कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो लेस देन 5 लाख है, या लेस देन 5% है। ये एक फैक्ट है जो हमें एक टेबल के थ्रू पता लगा है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये फैक्ट ट्रू है, क्या ये फैक्ट रॉन्ग है। मैं लिख देता हूँ इस फैक्ट के बारे में जनरली, अब मेरे साथ में लिख भी लीजिएगा, और मैं नोट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? दी पुअरेस्ट कंट्रीज, कोई भी कंट्री मान लेना, हैव पर कैपिटा पर कैपिटा इनकम्स दैट आर लेस देन 5% ऑफ पर कैपिटा incomes in the richest countries। ठीक है जी? समझ में आई मेरी बात आपको? एक ये अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे रखें, ठीक है? अच्छा, एक ना जो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड टेबल है, उसी का हम ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे। तो उस टेबल में 2008 का एक डेटा है, और उस डेटा के अकॉर्डिंगली ये मतलब बताया है कि जैसे एक यूएसए है और एक जापान है, ठीक है? अब हमें पता है कि जो जापान है, वो हमेशा से बहुत अमीर नहीं है। जापान जो है वो, उसके पास कोई खास रिसोर्सेज नहीं है, बट हाँ टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं वो लोग। यूएसए के पास में रिसोर्स भी है, एरिया भी है। इंडिया के पास देखो रिसोर्स कितनी सारी है, हजारों सालों से, लेकिन डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यूएसए डेवलप्ड रिसोर्सेज है, बट जापान बहुत अच्छी कंट्री है, इन सेंस ऑफ टू, इन 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 द टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर आप 2008 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हो, 2008 के डेटा के अकॉर्डिंगली, तो जापान के पर कैपिटा जो जीडीपी थी, इट वाज अराउंड दैट पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, इट वाज 33,735 डॉलर पर पर्सन पर ईयर। मतलब अगर आप उस टाइम के भी डॉलर को रुपी से कन्वर्ट करते हो, तो वो भी एक डिसेंट अमाउंट होता है। मतलब मुझे ऐसे तो आइडिया नहीं है कि 2008 में क्या रुपी था। मोटे मोटे तौर पे हम 50 रुपए मान लेते हैं, ठीक है? तो 50, ये जैसे 33, ये मतलब ये हो गया 33,000। तो अराउंड तब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा पर पर्सन पर ईयर एक पर्सन की इनकम थी। एक पर्सन की पर ईयर 1.5 करोड़ पे इंडियन रुपी में कमा रहा हो। 1.5 करोड़ पे उस टाइम ये बहुत अच्छा था। आज की डेट में आपको कोई 1 करोड़ पे दे एनुअली, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन जो यूएस, जो हमेशा से फेमस थी कि वो बहुत बहुत बड़ी कंट्री, तो यूएस इन द 2008 नो डाउट, ऐसा नहीं कि जापान से कम है, लेकिन जापान से ज्यादा थी। हम यहाँ पे जापान किस लिए बात करें, क्योंकि जापान हमेशा से अमीर नहीं रहा। यूएस की पर कैपिटा इनकम
$43,326 थी। अब आप बोलो सर इसमें क्या ही डिफरेंस होने वाला है? नहीं, डिफरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ये है कि आप उन दो कंट्रीज की बात कर रहे हो जिनका डेटा सरप्राइजिंग है, बिकॉज यूएस का तो डेटा हमेशा से ये रहा है। यूएस का डेटा हमेशा से रहा है, बट जापान का डेटा हमेशा से ये नहीं रहा है। तो ये न्यूज़ पेपर का एक हेडिंग थी, जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। तो आगे चल के हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। Guys, a lot of reason behind it to basically calculating the country's richness और poorness और the income, ठीक है, poorest और richest income। हमें एक यहाँ पे कंसेंट डिस्कस करते हैं जो आपको याद भी होगा। मैंने शायद कभी ना कभी आपसे बात करी हो, एक्सचेंज रेट वर्सेस परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सचेंज रेट वर्सेस परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्सचेंज रेट तो ये हो गया कि इफ आई हैव डॉलर, मेरे पास अगर $100 है तो उन $100 से मैं मैं कितने रुपी ले सकता हूँ, सो दैट मैं अपनी इंडिया में अपने रुपी के थ्रू अपनी कंजम्पशन ऑफ बास्केट परचेज कर सकता हूँ। ऐसे कुछ बात कर रहे हैं हम लोग, इसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो ये तो फ्लक्चुएट होगा। ये तो जो अब एक्सचेंज रेट एग्जाम्पल 92 रुपीज चल रहा है, कल को 102 भी होगा, आने वाले टाइम में और ज्यादा या कम भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट तो वेरी कर सकता है। बट हम लोग हमेशा एक्सचेंज रेट की जगह परचेजिंग पावर पैरिटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी इज सुपीरियर देन द एक्सचेंज रेट। कैसे, जरा समझना। एक्चुअली पीपीपी जो है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी में एक एबिलिटी होती है, या आप कह सकते हो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है या एक्चुअल वैल्यू ऑफ करेंसी बताता है, सो दैट पीपल कैन कंज्यूम द सेम लेवल ऑफ थिंग एट द अनदर प्लेस जो अपने प्लेस पे वो खरीद पा रहा है। तुम ऐसे समझ लो, जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था वड़ा पाव का। वड़ा पाव नॉर्मली स्ट्रीट फूड है, कम टेस्टी स्ट्रीट फूड में आने वाला है, ठीक है, चलो हम स्ट्रीट फूड से वड़ा पाव खा रहे हैं। वहीं अगर मैं लग्जरियस 7 स्टार होटल में जाके वड़ा पाव की डिमांड करूंगा, तो वड़ा पाव का प्राइस ऑब्वियस बात है वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो ये एक्चुअल प्राइस बता रहा है कि आप अगर यहाँ कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो या फिर वहां कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो। एक्सचेंज रेट तो ये बोलेगा ना कि आपके पास में पैसे कितने हैं। इफ ऑब्वियसली बात है, रिच पर्सन कैन कंज्यूम वड़ा पाव इन द हाई फाई लग्जरी 7 स्टार होटल, बट मैं तो स्ट्रीट फूड में पसंद करूंगा। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू बताता है जो पर्सन एबिलिटी है पर्सन में उसको को कंज्यूम करने की। आप एग्जांपल समझ लो, जैसे बर्गर का एग्जांपल ले लो, है ना, और हम हमने इन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यूएस और जापान का, ठीक। अब यूएस की बात करूंगा मैं और जापान की बात करूंगा। भाई यूएस के अंदर कोई बर्गर है तो $3 का है, लेकिन वही जापान में वही सेम बर्गर 300 येन का, येन उनकी करेंसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ऐसा सोचो 300 येन, यानी यहाँ पे जो अगर एक्सचेंज रेट है तो वो $1 इजिकल टू 100 येन के बराबर है। लेकिन जो बर्गर है यूएस में, एक बर्गर जापान के 300 येन के बराबर होगा, मतलब एक बर्गर वहां पे 300 येन का आ रहा है, यहाँ पे $3 का आ रहा है। So the concept is that कि why the economics choose PPP, why not the exchange rate? क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं हर कंट्री में एक्सचेंज रेट के हिसाब से चलूंगा, ना बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखना का, जो पीपीपी होता है ना, दैट इज बेसिकली मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये फ्लक्चुएट नहीं होता। वहीं अगर एक्सचेंज रेट है ये मोर फ्लक्चुएबल होता है, ये फ्लक्चुएट करता है, वोलाटाइल होता है, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी पर। और समटाइम इट मिसलीड फॉर द कंपैरिजन। भाई आपने 5 साल पहले ही वादा किया था कि $100 मैं आपसे लूंगा, मतलब दूसरी कंट्री से, और आज आप वो अपने वादे पे कंफर्म होकर $100 ले रहे हो। तो जो $100 की वैल्यू पहले थी और अब थी वो फर्क हो गया। एग्री करते हो इस बात से, है ना।
ये था एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर आप ये उसे बता दो कि मैं 5 साल पहले जो चीज़ खरीद रहा था, 5 साल बाद मैं वही चीज़ खरीदूँगा, तू मुझे वही चीज़ खरीद के दे दियो। मतलब गुड्स की बात हो रही है, 5 साल पहले जो गुड मैं ले सकता था, मुझे अब भी वही गुड कंज़्यूम करना है। ठीक है? तो अगर तुम गुड्स की बात करोगे तो इफ द गुड रिमेन सेम, इफ द बर्गर रिमेन सेम, तो फिर वो चाहे तुम 20 साल बाद लो, 100 साल बाद लो, आपको गुड मिलेगा। तो इट मीन्स द परचेजिंग पावर सपोर्ट अस कि अब आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन मैटर नहीं करेगा। बट जब आप एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट में यही था कि अब आप गुड्स की बात नहीं कर रहे हो एक्सचेंज रेट में कि आप 5 साल बाद $100 मुझे दोगे तो 5 साल बाद में और 5 साल पहले में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू वेरी कर गई। इस वजह से मैं इसको स्टेबल और नॉन स्टेबल की तरह बोलता हूँ। समझ में आई मेरी बात है आपको यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से बिंदास से? तो गाइस बेसिकली मैंने ना देखो एंड ऑफ द डे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स बनाए। मैं आपको जनरली नोट्स से डिस्कस करूंगा। ये सेक्शन है हमारा। यहाँ से हम लोग नोट्स की बात करेंगे और नोट्स के थ्रू आपको सारी चीजें समझाऊंगा मैं। देखो 1.1 सेक्शन मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया तुम्हारे साथ में। दैट इज द डेटा ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रीज यहाँ पे वैरायटीज मल्टीपल वैरायटीज की हैं। सम कंट्रीज आर वेरी रिच, सम आर वेरी पुअर, सम आर रिच, सम आर पुअर। ठीक है? सम आर ग्रोइंग रैपिडली, सम आर ग्रोइंग नॉट रैपिडली, और मतलब स्लोअर रैपिडली, स्लोअर ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, ये भी आप कह सकते हो। मतलब सारी हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज इन्हीं चीज में रहती हैं। हमारा मेन कंसर्न यही है एक्चुअली। हम हमेशा इन 3 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है? कौन कौन से क्वेश्चन है दोस्तों? दे द क्वेश्चंस मींस व्हाट कि व्हाई आर सम कंट्रीज रिच व्हाइल अदर आर पुअर। अगर भैया एक बात बताओ, कुछ धार्मिक लोग कहते हैं जी एग्जाम्पल के ऊपर वाला हमारे साथ है, तो ऊपर वाला तो सबके साथ। यहाँ पे मैटर फिर धार्मिक नहीं रखना, यहाँ पे रिलीजियस नहीं रखना, यहाँ पे कंट्री की एफिशिएंसी भी रखनी है। एक इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था जगदीश भगवती। अब सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी। उन्होंने एक बड़ी प्यारी थ्योरी दी है, बड़ी अच्छी थ्योरी दी है। जगदीश भगवती ने भी इसका आंसर कराया है। जगदीश भगवती तो कौन थे? जगदीश भगवती आज की डेट में भी टॉप लेवल इकोनॉमिक्स थे और यूएस, अब तो वो यूएसए में ही काम करते हैं। तो एक्चुअली वो इंडियन है, वो नाम से पता लग रहा होगा आपको। उन्होंने ना इंडिया में, देखो कोई भी एकदम से इकोनॉमिक तो बनता नहीं है या टॉप लेवल पे। शुरुआत तो वो 12th का मतलब एकेडमिक होता है, फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, फिर पीएचडी होती है, पूरा प्रोसेस होता है। तो इन्होंने ये इंडिया से करा एग्जाम, जगदीश भगवती सर ने। और फिर उन्होंने जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई करा। अब हुआ ये है कि वो बेचारे हर बार फेल हो जाते थे। ये सच्ची बात है और मैंने जगह पढ़ी है, हो सकता है कहानी हो, बट मैंने पढ़ा एक जगह। तो फेल हो जाते थे हर बार। तो फाइनली उन्होंने थक हार के मना कर दिया, भैया मुझे नहीं चाहिए नौकरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, बहुत साल पुरानी बात। फिर वो यूएस चले गए। यूएस से उन्होंने और मल्टीपल कोर्सेज करे, कंपनी में काम किया। करते 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 आलम ये आया, दौर ये आया कि वो एक टाइम में यूएस के टॉप 5 इकोनॉमिक्स में उनका नाम था। ठीक है? टॉप 5 इकोनॉमिस्ट। और आज की डेट में हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज पढ़ते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं वो तरक्की नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने तरक्की करी, इफ दे ग्रो, अगर उनको लगता है कि अगर उन्होंने ग्रोथ करी, ग्रोथ मतलब तरक्की, तरक्की का मतलब वो क्या कि ऑब्वियस सी बात है तरक्की अभी तो होगी नहीं, उन्हें सपोर्ट मिलेगा दूसरी कंट्री से। अब सपोर्ट जनरली अगर उस चीज में मिलता है जिसमें वो ऑलरेडी एफिशिएंट है, तो उल्टा उनका वेलफेयर कम होगा। उनका मानना ये है कि अगर कोई गरीब कंट्री अमीर बनने की कोशिश करती है तो उसका वेलफेयर उल्टा कम हो जाएगा। प्रूफ भी दिए हैं। ऐसे मान लो कि गरीब आदमी है, उसे सरकार सहायता दे रही है, उसके लिए बिजली फ्री है, एलपीजी सिलेंडर फ्री है, ट्रैवल फ्री है, रहना फ्री है, उसे खाना फ्री मिल रहा है, इवन राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। अगर वो अपने उस सारे खर्चों को गिन भी ले तो 1% पे 20-30 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। लेकिन अगर उसने कमाना शुरू कर दिया तो सरकार को दिख जाएगा अब ये कमा रहा है। ठीक है? मान लीजिए सरकार उसको इसलिए इतने फैसिलिटी दे रही है क्योंकि उसको सरकार को लगता है कि इसकी इनकम मिनिमम लेवल से भी कम है। मान लीजिए मिनिमम लेवल है 21,000 रुपए। भाई एक मजदूर
₹700 पर डे के हिसाब से 21,000 तो कमा सकता है महीने का। अब 21,000 से कम उसकी इनकम है तो सरकार सारी सहायता दे रही है। लेकिन अगर उसने गलती से 21,000 कमा लिए तो सरकार उससे सारी सहायता ले लेगी। तो अब वो जितना सरकार के फ़ायदों सरकार की तरफ से दिए गई चीज़ों पे सर्वाइव कर रहा था, अब उसे खुद के पैसे पे सर्वाइव करना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब वो कभी भी 20-21,000 से ऊपर कमा नहीं पाएगा क्योंकि ₹700 की दिहाड़ी है उसकी रोज़ की। तो इट इज़ गुड और बैड? इट इज़ बैड फॉर हिम, तो व्हाट ही वांट्स बेसिकली वो ही वांट्स टू रिमेन्स पुअर, और अगर वो इनकम कमाएगा भी तो वो लीगल नहीं करेगा, ठीक है? बहुत से डेटा मेरे पास में, बट वो ज़्यादा डेटा डिस्कस नहीं करूँगा मैं आप लोगों से। एक ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखना। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के तहत चल रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट वी हैव द फैक्ट जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड वी आर जनरली हम उनकी एम्पिरिकल रेगुलेटरीज को देख रहे हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिएगा। ये मैंने फैक्ट आपको बताया था लास्ट क्लास, अभी अभी वाली क्लास में फैक्ट, यही वो फैक्टर दैट द पुअरेस्ट कंट्रीज हैव पर कैपिटा इनकम दैट आर लेस देन 5% ऑफ पर कैपिटा इनकम्स इन द रिचेस्ट कंट्री, वो फैक्टर। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सचेंज वर्सेस पॉवर्टी, सॉरी, पैरिटी, पीपीपी, ये मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे। बिग मैक एग्जांपल, ये मैकडोनल्ड का एग्जांपल है। यूएसए में $3 का, यहाँ पे जापान में 300 येन का। तो दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट कर, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेजरमेंट भी दिया है आपको। Now, very important question is that कि why the PPP is better than the other many things। देखिए PPP क्यों अच्छा है, पहले एक बात दिमाग में रखना। एक्चुअली PPP जो है ना, किसी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री की करेंसी फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर देता है, ठीक है? दूसरा, हमेशा किसी भी पर्सन की ट्रू परचेजिंग पावर बताता है ऑफ इनकम। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन की इनकम 10,000 रुपए, देन हाउ मच द पीपल कैन परचेज द गुड्स विद द इनकम ऑफ 10,000। भाई 10,000 रुपए की इनकम एक 10वीं क्लास के बच्चे की, वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा रहा है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। पर 10,000 रुपए की इनकम एक मैरिड पर्सन के लिए, अब अगर मैरिड पर्सन 10,000 कमा रहा है और एक 10वीं क्लास का बच्चा होम ट्यूशन से 10,000 कमा रहा है, तो देयर आर डिफरेंट लॉजिक, ठीक है? डिफरेंट थिंग्स है यहाँ पे। वही परचेजिंग पावर पैरिटी की बात चल रही है। लिविंग स्टैंडर्ड को समझाने में बेटर हुआ है ये। इकोनॉमिक्स पीपीपी को प्रेफर करते हैं दूसरी सारी चीजों से, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन भी है, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा वर्सेस जीडीपी पर वर्कर, दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला होता है टोटल जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक होता है जीडीपी पर वर्कर, टोटल जीडीपी अपॉन में लेबर फोर्स, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। उसके बाद होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और हम लोग इसके हिसाब से बात कर रहे हैं जो डेटा हमारे पास 2008 का है। तो फॉर्मूला इज लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है? देखिए जो टेबल है ना, वो जब मैं आपको नोट दूंगा ना, वो टेबल उसमें मेंशन कर दूंगा मैं। अ, मैंने नोट्स के अंदर ऑब्वियसली बात है एग्जैक्ट फिगरिंग रखी है, जो जो हमारे बुक में कंटेंट यूज है उसकी फिगरिंग हमने हमने यहाँ पे रखी है। एग्जाम में भी आपको उसी तरीके से समझ के रखना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, जीडीपी पर कैपिटल, जीडीपी पर वर्कर, दीज आर दी टू डिफरेंट थिंग। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको वेलफेयर पता करनी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वेलफेयर, तो आपको जीडीपी पर कैपिटल फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको जी प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है, देन आपको जीडीपी पर वर्कर फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को। उसके बाद में वर्ल्ड लेवल पे जो गरीबी है, पॉवर्टी, वो एक्सप्लेन है यहाँ पे, ये सारी चीजें नोट्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए ऐसा है कि हमारा जो ये टेबल है 1.1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उस टेबल के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की जो कंट्रीज उनकी गरीबी मेंशन है, लिखने में आपको कंटेंट में याद रखनी है। 2008 के डेटा के हिसाब से इंडिया हैड पर कैपिटा इनकम अराउंड 3000। अगर मैं 2008 का एक्सचेंज रेट की बात करता हूँ, वो अराउंड रुपीज 43 समथिंग था, 4350 मान लो इसको, 43.5 पर डॉलर, $1 43। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो 4 या 12 यानी एनुअली 1.2 लाख इनकम पर पर्सन 2008 में। ये सच्ची बात है।
अगर इससे किसी की इनकम कम थी तो दैट बेसिकली नोन एज अ पुअर। एंड दिस इज लेस देन, अब यही चीज, दिस इज लेस देन द 10% ऑफ द यूएस। यूएस की 10 यूएस की किसी भी एवरेज मतलब किसी पर्सन की एवरेज इनकम की 10% से भी कम था इंडिया के पर पर्सन पर कैपिटा। ठीक है, यही ये अब नाइजीरिया की बात करो, इट इज अराउंड लेस देन 5% ऑफ द यूएस। इंडिया का 10% से कम, नाइजीरिया का 5% से। और बहुत सी इकोनॉमी जो हमारी सब साधारण अफ्रीका की, वो भी नॉर्मली पुअर मानी गई। पर कैपिटा यूएस जो था, इट इज मोर देन 60 टाइम्स हायर देन इन द एथियोपिया, एथियोपिया। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि एक डेटा हमारे पास में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का, अलग अलग कंट्रीज का, कि किस तरीके से वो कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट, मतलब पुअर कह सकते हो। एक्चुअली हमने ना, शायद आपने कभी पढ़ा हो या हम लोग सेमेस्टर 6 में सीखेंगे, विशियस साइकिल। मतलब हाउ कैन यू से दैट कि सम पीपल इज पुअर, किसी को भी गरीब कैसे कह रहे हो। ठीक है, सबसे पहले उसकी कम इनकम एक मेन फैक्टर बनती है। कि जब कम इनकम होती है तो वो अपने खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाता, वो कम खाता है। कम खाने का मतलब जबरदस्ती पेट नहीं भरने की बात कर रहा मैं, न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड वो। और जब वो हेल्दी फूड नहीं खाता, बीमार पड़ता रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोडक्टिविटी कम होती है, वो काम ज्यादा नहीं करता, तो अगर वो मजदूर भी तो छुट्टियां ज्यादा करेगा, तो उस लो लेवल ऑफ इनकम होगी। और जब इनकम फिर से कम होगी तो एंड ऑफ द डे सर्कल घूमता रहेगा और गरीबी हमारी बरकरार रहेगी। तो गरीबी इज नॉट ओनली थिंग कि भैया खाना नहीं मिल रहा, गरीबी इज कनेक्टेड विद द इनकम। ठीक है, डेटा के हिसाब से है ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2008 में के, ये डेटा है कि यूएस जीडीपी पर वर्कर, मतलब ये डेटा है, इसको आप थोड़ा सा मायने में रखना। ये एक्चुअली वो जो टेबल है ना, वो मैं डिस्कस आप लोगों के साथ में यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। अब एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दैट न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज। अब आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे समय बीता, तो कुछ कंट्रीज हैं वो ग्रो कर रही है, कुछ कंट्रीज की ग्रोथ हुई है। अब वो कंट्रीज ऐसी हैं उन्होंने ग्रोथ करी है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जैसे चाइना है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे। आपको कोई भी चीज बनानी है, आप चाइना से बोल दो कि भैया इतने पैसे में बना के दे दे। जैसे आज से 15 साल पहले चाइनीज फोन बहुत फेमस हुए थे, शायद आपने तो देखे हो ना देखे हो, तो आपके घर में जो गार्जियन है उनसे पूछना चाइनीज फोन। इसलिए कहावत भी है कि चाइना की चीज चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मतलब चल गए तो चांद तक चलेगी, चांद तक मतलब टिल एंड लाइफ, और नहीं चले तो शाम तक भी नहीं चलेगी। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत नाम कमाया, बट उनकी चीज खराब होती थी, लो क्वालिटी होती थी, क्योंकि सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वो करते थे, बट फिर भी ग्रोथ उन्होंने करी। ठीक है, उसमें अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो उनमें चाइना के भी अलावा हांगकांग, सिंगापुर, सिंगापुर नो डाउट कितनी अच्छे लेवल की कंट्री है, ताइवान, साउथ कोरिया। ठीक है, 2008 में हांगकांग की जो पर कैपिटा इनकम थी, इट वाज अराउंड $37,834। ठीक है, वहीं अगर आप देखते हो इन 1960 सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम थी, इट वाज 28,000। अब देखो 37,000, और जो 2008 में इनकम थी चाइना उसकी, यूएस की, वो 43,000 समथिंग डॉलर थी। और सिंगापुर की 1960 में उसका 28% था। 28% मान लो मोटे मोटे तौर पे, अम, 15,000 $15,000 मान लो। ठीक है, लेकिन दौर आया 2008 का, जब सिंगापुर ग्रोथ करी। उस टाइमिंग में सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 37,834, मतलब इट इज मोर देन डबल। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, तो इसको तो अपने माइंड में रखना। तो ये सिंगापुर की ग्रोथ ग्रोथ हिस्ट्री है। ठीक है, दैट इज व्हाट 1960 में कम थे, बहुत ज्यादा गर्मी, एक प्रकार का एक आइलैंड था, नेशन था, बहुत गरीब था, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। 1960 से लेकर 80 में उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बनाई, इन एजुकेशन में इन्वेस्ट करा, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखी। बात बात पे पॉलिटिशियन, अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिया की मैं बात करता हूँ अगर, तो इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल गवर्नमेंट है। अब कोई भी गवर्नमेंट दूसरी दूसरी स्टेट में अगर इलेक्शन
करना चाहती है और वहां पे जीतना चाहती है, तो उसको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरा तो कंसर्न ये है ना कि अगर जीतना इज डिपेंड्स ऑन द वोट, व्हाई द मनी इज स्पेंड ऑन द मार्केटिंग? मतलब मार्केटिंग में आप क्या बता रहे हो कि हम हैं, तो वो तो आप काम करके भी बता सकते हो। वो तो आप काम करके भी बता सकते हो ना। अच्छा काम करो तब भी आपको पता लग जाएगा मैं, मतलब मैं हूं, मैं अगर अपनी मार्केटिंग करूं कि मैं हूं, मैं दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे साथ मेरे पास आके पढ़ लो, ऐसे तो कोई बच्चे ज्वाइन करेगा नहीं। ज्वाइनिंग किस बात पे डिपेंड होगी? सिर्फ एग्जिस्टेंस बताने से ज्वाइनिंग नहीं होती है, पढ़ाने से ज्वाइनिंग होती है, कंटेंट देने से ज्वाइनिंग होती है। आज मुझे 13-14 साल हो गए हैं और आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल का मतलब डिसेंट स्टूडेंट है, डिसेंट अर्निंग है, और हर बार हर बैच के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आई मेरी बात? तो इन्होंने ऐसे करा, फिर आगे 1990s में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की तरफ आगे बढ़े, एंड आफ्टर दैट ये इनकी जो जीडी पर कैपिटल जीडीपी वो यूएस से बेटर हो गए, और ये अब वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में इनका नाम आता है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं चाइना का, इंडिया का। इस कंटेंट में आप रीड करिएगा, सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है। हमारा ना यहाँ पे एक पार्ट जनरली इंडिया और चाइना एक जनरली डिस्कशन है। चाइना का 1960s में एज कम्पेयर टू जीडीपी ऑफ यूएस लेस देन 2% था, बट अब अराउंड 13% है। इंडिया का 5% था, बट अब 9% से ज्यादा है। तो इंडिया एज कम्पेयर चाइना तो लोअर लेवल पे रहा। ठीक है। ये डेटा याद रखना। तो गाइज आज हमने अपनी क्लास में हमारा सेक्शन 1.1 खत्म किया। अब इसके बाद में आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको चीजें अच्छी लगी हुई, समझ में आई होंगी। जी, ये नोट्स मेरे पोर्टल पे अपलोडेड है। आप जब एनरोल कर लेंगे तो ये नोट्स आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो गाइज फिलहाल अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।